हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 23 जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। आज हमें 6 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं फ्रेंड्स। वी विल डिस्कस वन बाय वन एंड कुछ आर्टिकल्स आपके इंडियन एक्सप्रेस के इसमें दिए गए हैं। तो एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो आपके विजन आईएएस मैगजीन में जो हम डेली डिस्कस करते हैं, इसमें आपके वेरियस न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स कवर किए जाते हैं। आप समझ के चलो कि 6 आर्टिकल्स डेली बेसिस पे डिस्कस करना एज वेल एज प्रोवाइड करना कहीं ना कहीं आपके जो भी न्यूज़ में रहते हैं टॉपिक्स उसको कवर कर लेता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। सो आज हमें 6 आर्टिकल्स मैंने बोला आपको डिस्कस करने हैं। पहला आर्टिकल आपका कोरल से रिलेटेड है। आपको पता है कोरल्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खासकर हमारा जो ओशियनिक बायोम है, बिकॉज इनको लंग्स ऑफ ओशियन भी कहा जाता है। और आप हमें बताओ कि लंग्स ऑफ ओशियन क्यों कहा जाता है। इस पर क्वेश्चंस भी आई हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो, दोनों में। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। वी विल मूव टू आर्टिकल नंबर 1। Scientists have recorded 4 species of A. zooxanthellae corals for the first time from Indian water. आपने जूजेंथेली का नाम सुना होगा। ये जूजेंथेली क्या है? बेसिकली ये आपके एल्गी स्पीसीज होते हैं जो कोरल पॉलिप्स को न्यूट्रिशन प्लस फूड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो ए जूजेंथेली है ये बेसिकली अपना फूड फोटोसिंथेसिस के माध्यम से नहीं प्रोड्यूस करते, बल्कि ये डीप सी वाटर में रहते हैं। एंड ये जो आपके प्लैंक्टन्स हैं, यानी कि जो भी आपके एनिमल वैरायटीज ऑफ स्पीसीज जो सी वाटर में रहते हैं उनको कैप्चर करके ये अपना गुजारा चलाते हैं। तो वी विल डिस्कस इट, बट बिफोर दैट हम सिलेबस देख लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, तो यहाँ पर आप देखो वी विल कवर इट अंडर कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, इसके अंतर्गत ये आपका कवर होगा। तो यहाँ पर आप देख लो, पहली बार जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इन्होंने 4 स्पीसीज ऑफ ए जूजेंथेली कोरल्स का डिस्कवर किया है फ्रॉम द वाटर्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको ही पता है कि वहाँ पर कोरल्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप आइलैंड, वो तो पूरा कोरल से ही बना है। लेकिन हमें कहाँ पर मिले हैं 4 स्पीसीज ऑफ ए जूजेंथेली कोरल्स अंडमान एंड निकोबार के वाटर्स में। और ये चारों जो ग्रुप ऑफ कोरल्स हैं वो सेम फैमिली, दैट इज योर फ्लेविलिडे, इससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड जो 4 स्पीसीज के नाम है, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस एक दो नाम आप याद रख लेना जो आसान होगा। ट्रूनकैटोफ्लेवेलम क्रेशियम पहला नाम है, दूसरा आपका टी इनक्रूस्टेटम, और तीसरा नाम आप देख सकते हो टी एक्ल्यूटेटम, एंड फोर्थ इज योर टी इरिगुलेरी। ठीक है, और ये जो 4 स्पीसीज के नाम हमने बताए हैं ये ऑलरेडी दूसरी जगह मिलते थे। फॉर एग्जांपल जो जापान से लेकर आप फिलीपींस एज वेल एज ऑस्ट्रेलियन वाटर को देखोगे तो ये 4 के 4 स्पीसीज मिलते थे। लेकिन इंडियन ओशियन में सिर्फ और सिर्फ टी क्रेशम ही मिलते थे। एंड ये जो आपका टी क्रेशम है ये आपका इंडो वेस्ट पैसिफिक रीजन में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड था। इंडो वेस्ट पैसिफिक का मतलब क्या हुआ? इंडियन ओशियन के वाटर्स को ले लो प्लस वेस्टर्न पैसिफिक के वाटर के ले लो। ठीक है, तो वेस्टर्न पैसिफिक के वाटर मतलब रिलेटिवली साउथ ईस्ट एशियन नेशन वाले जो वाटर रीजन है वो आ जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका इंडियन ओशियन में जो गल्फ ऑफ एडन है, पर्शियन गल्फ है, वहाँ पर ये टी क्रेशम देखने को मिलते थे। लेकिन जो अभी क्या न्यूज़ में आई है कि जो अंडमान एंड निकोबार के वाटर में चारों के चारों स्पीसीज हमें देखने को मिले हैं। और ख़ास बात यह है कि जब हम बात करते हैं ए जूजेंथेली की, तो ये बेसिकली कोरल्स की स्पीसीज हैं, लेकिन इसमें आपका जूजेंथेली नहीं होता है। मैंने आपको बताया दैट्स वाई ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना फूड नहीं बनाते हैं। तो अपना न्यूरिशमेंट कहाँ से लेते हैं, न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? इट इज़ नॉट फ्रॉम द सन बट फ्रॉम कैप्चरिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लैंक्टन, इसलिए इनको डीप सी कोरल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो दीज आर द ग्रुप ऑफ कोरल जो डीप सी में रहते हैं। और डीप सी की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ दीज स्पीसीज ये आपके लगभग 200 मीटर से 1000 मीटर के डेप्थ में मिल जाते हैं। ठीक है, एंड इनके जो ऑकरेंसेस हैं वो वैसे तो सेलो कोस्टल वाटर्स में भी देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो स्पीसीज जिसकी हमने डिस्कशन की डीप सी वाटर में रहते हैं,
कहीं कहीं पर आपको शैलो कोस्टल वाटर में भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड लगभग 570 स्पीसीज हार्ड कोरल्स के भारत में मिलते हैं एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम ये आपके जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के वाटर्स है उसके सराउंडिंग में मिल जाते हैं। एंड जो कोरल्स है वो लगभग 1% से भी कम अर्थ के सरफेस को कंप्राइज करता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस की तो ये 20% मैराइन लाइफ को एक प्रकार से घर प्रदान करता है। बिकॉज जब हम बात करते हैं कोरल्स की तो आप समझ के चलो कि जो कोरल्स होते हैं वहाँ पर बहुत सारे जो स्पीसीज हैं सी वाटर के वो यहाँ पर रहते हैं एंड अल्टीमेटली एज ए फूड सोर्स के रूप में भी काम करता है फॉर प्रोवाइडिंग फूड टू दीज मेराइन स्पीसीज। तो ये तो आपका बेसिक जानकारी हो गया। प्रीलिम्स के लिए चलो ये सब आपको पता हो गई, लेकिन मेंस के लिए आपको ध्यान रखना है कि सिग्निफिकेंस क्या है कोरल्स का फॉर इंडिया। इंडिया में भी आपको पता है कि कोरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन मिलते हैं और ये क्वेश्चन आ भी चुकी है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी आया है। तो आपको ध्यान रखना है कोरल्स के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी अगर सुनामी आती है या फिर सी वेव्स आते हैं तो उनके एनर्जी को या फिर उन वेव्स का जो तीव्रता है उसको कम करने का काम करते हैं, तो डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन को रोकने का काम करते हैं। सिमिलर है जैसे आपका मैंग्रोव्स का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया में, ये क्वेश्चन भी आया है, उसी प्रकार से कोरल्स का क्या सिग्निफिकेंस है उस पर्सपेक्टिव से आपको सोचने की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स अगर हम कोरल रीफ्स की बात करें तो कोरल रीफ्स जो है मोस्ट प्रोडक्टिव सस्टेनेबल एंड प्रिस्टाइन इकोसिस्टम है जो वर्ल्ड ओशियन में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि शैलो कोस्टल वाटर्स में ये हमें देखने को मिलते हैं और ये इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जिनको शेनेंड्रिया का एक बेसिकली स्पीसीज ग्रुप रहता है उनको ये बिलोंग करते हैं और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं एल्गी जूजेंथेली। मैंने आपको बताया कि जो जूजेंथेली जिसका नाम मतलब ये जो एल्गी है जिसे हम जूजेंथेली कहते हैं तो ये फूड प्रोवाइड करते हैं और जो कोरल लिप्स हैं कोरल पॉलिप्स वो बेसिकली घर प्रोवाइड करते हैं इन एल्गी को। दैट्स वाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक मतलब दोनों म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, एक को घर प्रोवाइड करता है और दूसरा फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और इंडिया में देख लो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो गल्फ ऑफ मन्नार है, पाक बे है, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप है, ये सब कुछ मेजर लोकेशन जहाँ पर रीफ हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो है आपका शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो फ्रेंड्स ये हमने देखा, आपको मीन्स के लिए याद रखना सिग्निफिकेंस क्या है कोरल रीफ्स का। आप वैसे भी याद रखो कि मैंग्रोव्स का भी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, खासकर इंडियन कोस्टल स्टेट्स के लिए, है ना। दैट्स वाई गवर्नमेंट बहुत ध्यान देती है, बहुत केयर करती है मैंग्रोव्स का प्रोटेक्शन हो, ठीक है। अभी आप दो चीज़ें ध्यान में रखना है अभी जो ऑनगोइंग चल रही है। एक तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की प्रोसेस क्या है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये जो आपका महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसके कारण आपका जो न्यूज़ निकल कर आएगा जो हमारा इंपॉर्टेंट भी होगा एग्जाम के लिए वो है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आपको ही पता होगा कि इनिशियली इट वाज नॉट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बट 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाई गई। तो ये जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस है वो डाले गए 10th शेड्यूल बनाकर, है ना। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि 10th शेड्यूल में आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़े जो भी नियम कानून है उसकी बात करता है और ये डाला गया आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आप हमें बताओ कहाँ पर होगा। तो यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल फिलिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर्स, इसमें आपका आ सकता है। तो अभी पॉलिटिकल क्राइसिस महाराष्ट्र में चल रहा है एंड इसी कारण ये जो डिस्कशन है वो न्यूज़ में आई है। और ये क्यों महाराष्ट्र में क्राइसिस चल रहा है, बिकॉज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बहुत सारे जो इलेक्टेड एमपीज है ना वो अपनी पार्टीज को बदल रहे हैं, जिस कारण हो सकता है महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी में आ जाए तो और सरकार जो है पॉलिटिकल फॉल आउट फेस करना पड़े, ठीक है। तो हम यहाँ पर जानेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो ये जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है ये बेसिकली एमएलएज के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, जिसके तहत कोई भी एमएलए जो इलेक्ट होकर आया है ना, किसी पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर, और वो जो है अपना मेंबरशिप को त्यागने की बात करता है, तो फिर ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ गवर्न करेगा कि क्या मैकेनिज्म है ना।
कौन सी जो प्रोसेस है वो एंटी डिफेक्शन कहलाएगी, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन क्या है, वो सब इसमें आपको बताया जाएगा। तो ये 2-3 बातें ये ध्यान रखनी है। पहली बात तो 10th शेड्यूल, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और इसके तहत एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो बार बार क्वेश्चन आती है प्रीलिम्स में, कि कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन जो डिफेक्शन के कारण निकल कर आएगी, वो डिसाइड कौन करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो लोकसभा के लिए स्पीकर एंड राज्यसभा के लिए आपका चेयरमैन, एंड ये जनरली होते हैं, ठीक है। एंड ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन की बात करें तो क्या ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत बताई गई है, तो ये ध्यान रखनी है। अगर कोई मेंबर वोट करता है या फिर वोट नहीं करता है विच इज कंट्रेरी टू एनी डायरेक्शन जो उनके पॉलिटिकल पार्टी ने बोला है, विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रेयर परमोशन ऑफ सच पार्टी, तो उसको एंटी डिफेक्शन या फिर उसको कह सकते हो कि ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा। कहने का मतलब, लेट से कि एक पार्टी है, उन्होंने बोला कि भाई साहब इस बिल के लिए आपको फेवर में वोट करना है। अब वो जो एमएलए है या फिर एमपी है, वो बिना परमिशन लिए हुए वो उसके अगेंस्ट में वोट कर दिया, तो ये एक प्रकार से ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा है आपका नॉमिनेटेड मेंबर, यहाँ से इस बार भी क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में, ठीक है, इसी पर नॉमिनेटेड मेंबर पर। तो अगर प्रेसिडेंट ने लेट से या फिर गवर्नर ने नॉमिनेट किया है मेंबर को, किसी सदस्य को हाउस में, और वो जो मेंबर है नॉमिनेटेड मेंबर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, ये ध्यान रखना है, बिफोर नहीं, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, तो फिर वो भी आपका डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बनेगा। साथ ही साथ कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड ज्वाइन कर लेता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। इंडिपेंडेंट मतलब जो बिना किसी पार्टी के सहारे जीत कर आया है अपने सीट को, तो उसको हम इंडिपेंडेंट मेंबर कहते हैं, और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, तो वो भी ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बनेगा। एंड एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि ये जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये अलाउ करता है कि कोई पार्टी है वो दूसरे पार्टी में मर्ज कर सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड कि 2/3 जो लेजिस्लेचर होंगे ऑफ दैट पार्टी हु इज़ गोइंग टू गेट मर्ज, वो फेवर में हो मर्जर के, ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर कोई व्यक्ति लेट से कि स्पीकर के रूप में चुना गया है लोकसभा में, या फिर चेयरमैन के रूप में चुना गया है लोकसभा राज्यसभा में, तो वो रिजाइन कर सकता है अपने पार्टी से, और उसके बाद फिर से रिज्वाइन कर सकता है पार्टी को वंस वो जो स्पीकर या फिर चेयरमैन का पद है उसको डिमिट कर देता है तब। और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस जस्टिस R.A. मेहता 2013 केस आया था, जिसमें 2 जज बेंच जो अपेक्स कोर्ट के हैं, उन्होंने कहा था कि गवर्नर के पास होगा कि वो एक्सेप्ट करे एडवाइस ऑफ CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कि उन्हें असेंबली डिसॉल्व करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इट इज़ अप टू द गवर्नर नॉट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद रिस्पेक्ट टू डिसॉल्व ऑफ द असेंबली। एंड अगर हम बात करें आर्टिकल 163 की, तो देख लो आर्टिकल 163 कहता है कि जो गवर्नर है वो अपने फंक्शन को एक्सरसाइज करेंगे विथ एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हम पढ़ते भी हैं, आपको ही पता है। लेकिन जहाँ पर संविधान ने खुद उन्हें इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का डिस्क्रिशन दिया है, तो वहाँ पर एड एंड एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, जो सरकार की मेजोरिटी लूज हो गई है, तो फिर जो गवर्नर है वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो चांस प्रोवाइड करे किसी दूसरे पार्टी को कि वो जो है अपना बहुमत साबित करे और फिर सरकार बना सकते हैं, तो ये सब कुछ होते हैं। तो गवर्नर इंजॉय सिचुएशनल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बोथ, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। सेंटर नोटिफाइज रूल्स ऑन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स प्रोविजन ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट। आपको पता है ना, बजट 2022 में TDS लगाने की बात चल रही थी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर 1% का, ठीक है। एज वेल एज आपको ही पता है कि 30% का टैक्स भी लगने वाला है वर्चुअल डिजिटल एसेट के ऊपर। तो ये सब कुछ बातें बजट 2022 में कही गई थी, ठीक है। तो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ये सब जो आपके क्रिप्टो करेंसी सब जो नहीं होते हैं, इन्हीं को हम वर्चुअल डिजिटल एसेट कहते हैं। तो इनका अगर ट्रांजेक्शन्स होता है इंडिया में, तो जाहिर सी बात है 30% टैक्स प्लस 1% TDS। अब जो TDS कटने थे उसके लिए जो रूल्स हैं उसको बेसिकली नोटिफाई किया गया है कि क्या प्रक्रिया है TDS का, कितने अमाउंट पर कटेगा, ये सब कुछ बातें इसमें बताई गई है। तो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस,
तो सिलेबस में आपका आर्टिकल नंबर 3 देख सकते हो, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंतर्गत कवर होगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो CBDT है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इन्होंने अमेंड किया है इनकम टैक्स रूल को। किसको? इनकम टैक्स रूल्स को, जिसमें वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कैसे कंप्लाई करना है इस नए TDS प्रोविज़न का, जो आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट पर लगने वाली है फ्रॉम जुलाई 1। और इस रूल्स में क्या क्या बातें कही गई है। TDS मतलब समझते हो, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि दो व्यक्ति है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। अब उन्होंने वर्चुअल डिजिटल एसेट दूसरे को बेचा। लेट्स से कि ए के पास था और बी को बेचा। अब अल्टीमेटली क्या होगा कि बी इन्हें पैसे देगा, है ना, बी जो है ए को पैसे देगा। अब पैसे देते वक्त बी क्या करेगा, 1% का TDS काट लेगा, और ये जो 1% का TDS है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। अब ए को अगर इस 1% ऑफ अमाउंट को क्लेम करना है तो वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, कुछ पेपर्स फिलअप करने पड़ेंगे, फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग द पैन कार्ड, सब कुछ डिटेल्स, सो दैट जो पर्सन ए के बारे में कुछ जानकारी पता चल सके कि वो टैक्स पे करते नहीं या फिर कितना पे करते हैं। एक प्रकार से इनडायरेक्ट मॉनिटरिंग करना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये होता है आपका TDS। तो सिग्निफिकेंस ऑफ TDS देखेंगे। तो ये आपका कुछ रूल्स जो नोटिफाई किए गए हैं आप देख लो। जो TDS है 1% का, वो लिवाई किए जाएंगे अगर पेमेंट्स किए जाते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट पर या फिर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बियॉन्ड 10,000। याद रखना है ना, कोई भी अमाउंट नहीं, बियॉन्ड 10,000 अगर पेमेंट होता है इन ईयर तो आपका TDS 1% कटेगा। एंड जो थ्रेशोल्ड लिमिट है TDS का वो आपका 50,000 तक एटमैक्स हो सकता है एक साल में फॉर ए स्पेसिफाइड पर्सन, है नी, जिसमें आपके इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF जिसको हम कहते हैं, ठीक है। एंड इनको बेसिकली इनके जो अकाउंट्स होंगे वो ऑडिटेड कराने होंगे अंडर द IT एक्ट। तो जो टैक्सेशन है VDH के ऊपर, तो आपको पता है ना 30% का टैक्सेशन बजट में ही बोल दिया गया था। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि कहाँ गया, हाँ, ये जो आपका 30% का टैक्सेस कटेगा VDA यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पर, इसमें कोई भी आपको ऑफसेटिंग के ऑप्शन नहीं होगा। ऑफसेटिंग यानी कोई लॉस हो गया, ठीक है, तो गवर्नमेंट वैसे ऑफसेटिंग का ऑप्शन देती है, लेकिन VDH के मामले में कोई ऑफसेटिंग के ऑप्शंस नहीं है। साथ ही साथ कोई भी डिडक्शन भी अलाउ नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम इनकम टैक्स अगर फाइल करते हैं तो बहुत सारे टैक्स डिडक्शन गवर्नमेंट ऑफर करती है, लेकिन VDH के मामले में कोई डिडक्शन नहीं अलाउ होगा। सिर्फ और सिर्फ जो एक्विजिशन के कॉस्ट हैं वो अलाउ होंगे डिडक्शन के रूप में वाइल कंप्यूटिंग द इनकम, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट का कोई गिफ्ट डोनेट करता है तो वो भी टैक्सेबल होगा। और कौन इस टैक्स को पे करेगा, तो रिसेप्टेंट, है ना, जो रिसीव कर रहा है, रिसेप्टेंट। एंड अगर हम वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात करें तो जो फाइनेंस बिल 2022 है इसने डिफाइन किया है वर्चुअल डिजिटल एसेट को अंडर IT एक्ट, ये भी ध्यान रखने हैं ना। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट को IT एक्ट 1961 के तहत डिफाइन की गई है एज इंफॉर्मेशन या कोड या नंबर या टोकन जो इंडियन या फिर कोई फॉरेन करेंसी तो नहीं है, बट इसे जनरेट किया गया है क्रिप्टोग्राफिक मीन्स के माध्यम से, ठीक है। जैसे आपका ये जो इथेरियम है, बिटकॉइन से, ये सब आ जाते हैं इसमें। और ये एक प्रकार से डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है वैल्यू का, जो एक्सचेंज किए जाते हैं विथ और विदाउट कंसिडरेशन। इसमें आपका क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन, है ना, डीमैटेरियलाइज्ड शेयर्स, प्रमोशनल करेंसी, ई बुक्स, ये सब इंक्लूड रहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द सिग्निफिकेंस वाला देख लेते। तो वही मैंने आपको बताया, जो टैक्सेशन या फिर TDS सब करते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक प्रकार से मदद मिलती है कि वो ट्रेस कर सकते हैं जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है। बिकॉज जब कोई रिपोर्ट करता है TDS को तो उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन भरने पड़ते हैं कि पेमेंट कि डेट ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, अमाउंट कितना पे किया है, वो सब। एंड साथ ही साथ जो कंप्लायंस बर्डन है टैक्स पेयर पर ये बनाता है। तो एक बात ये है। सो फ्रेंड्स इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। 62nd ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल मीटिंग बीइंग हेल्ड। तो अभी आपका 62nd ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी कि GEF मीटिंग चल रही है। GEF आपको पता है ना कब बना था, आप हमें बताओ। तो ये आपका 1992 रियो अर्थ समिट जब हुई थी, है ना, जिसके माध्यम से UNFCCC सब निकला था, है ना। तो उसी दौरान GEF को भी इस्टेब्लिश किया गया था, है ना। ये इन्वायरमेंटल फंडिंग के क्षेत्र में काम करते हैं बेसिकली, ये तो आपको पता होगा। एंड लेट्स सी द सिलेबस फर्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस। तो यहाँ पर आप देख लो
कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, इसी के अंतर्गत आपका आएगा। ठीक है, तो ये जो 62nd मीटिंग है ये आपका फाइनल काउंसिल है GEF ट्रस्ट फंड का, जिसको हम GEF 7 कह रहे हैं। और क्लोजिंग 4 ईयर फंडिंग साइकिल एंड जो GEF का 8वां साइकिल है वो आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो ये जो आपका GEF 7 सेफगार्ड करता है वर्ल्ड के फॉरेस्ट को, बिकॉज ये फंडिंग एक प्रकार से प्रोवाइड करता है ना, तो इसलिए ये जो आपका वर्ल्ड के फॉरेस्ट, लैंड, वाटर, क्लाइमेट, ओशियंस, ग्रीन सिटीज, इन सबको प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ को एज वेल एज मेराइन प्लास्टिक पोल्यूशन को भी टेकल करता है। कैसे टेकल करता है, वही मैंने आपको बताया कि इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग करने का काम करता है। तो की हाईलाइट की बात करें, क्या कुछ हाईलाइट डिस्कशन में आए हैं, तो देख लो, लीडर्स प्लेज फॉर नेचर, जिसके तहत जो स्पीसीज लॉस हुए हैं उसको रिवर्स करने का प्रयास किया जाएगा बाय 2030। तो कैसे प्रयास किया जाएगा, तो लैंड को प्रोटेक्ट कर लो, ओशियन टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर लो, है ना, जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी को पोजेस करते हैं। साथ ही साथ 29 डोनर कंट्रीज ने प्लेस किया है कि $5.33 बिलियन देंगे फॉर द GEF रिप्लेसमेंट पीरियड, जो कि चलेगा आपका जुलाई 2022 से जून 2026 तक। और GEF 7 का पीरियड खत्म हो गया आपका, जुलाई में ख़त्म होने वाला है, बिकॉज ये जुलाई से शुरू हो जाएगा, तो इसलिए आपका 8th वाला जो है वो चालू हो जाएगा। एंड साथ ही साथ इट एड्रेसेस द थ्रेट्स फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, केमिकल्स एंड वास्ट, एंड ओशियन एंड इंटरनेशनल वाटर में जो प्रेशर देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मैराइन रिसोर्सेज। और ठीक है, तो इन सब से निपटने का भी ये काम करता है। और अगर हम बात करें GEF के बेसिक की, तो ये आपका 1992 अर्थ समिट के दौरान इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और ये ध्यान रखना है, ओनली मल्टीलेटरल फंड जो वर्क करता है अक्रॉस ऑल एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, जो हमने अभी डिस्कस किया किन किन फील्ड में ये प्रमोट करता है ना, ये हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर आप देखो, है ना, ये पूरा, तो ये एक यूनिक पार्टनरशिप है, 18 एजेंसी इसमें शामिल है, UN की भी एजेंसी है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स भी है, साथ ही साथ 183 कंट्रीज के साथ वर्क करते हैं टू एड्रेस द बायोडाइवर्सिटी चैलेंज। और ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, मैंने आपको बताया था 5 मेजर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करते हैं। कौन कौन से, UNCBD, UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन framework on climate change, and we have the Minamata Convention on Mercury, and we have the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant। तो ये जो 5 कन्वेंशन है इनके लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करते हैं। और GEF ट्रस्ट फंड इस्टेब्लिश किया गया था टू हेल्प टैकल द प्लैनेट्स मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं अभी। और GEF काउंसिल की बात करें तो ये मेन गवर्निंग बॉडी होती है, जिसमें आपके 32 मेंबर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ GEF मेंबर कंट्री, जिसमें से 14 डेवलप कंट्री से होते हैं, 16 डेवलपिंग से, और 2 जो है फ्रॉम इकोनॉमिक्स इन ट्रांजिशन। और इसके जो मेंबर्स है वो डिफरेंट इंटरवल्स में रोटेट करते रहते हैं, और ये डिटरमाइन होती है हर एक की कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से। और इंडिया प्रेजेंटली मेंबर है कंस्टिट्यूएंसी का, जो कुछ कंट्रीज को कंप्राइज करते हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका। और ये ध्यान रखना है आपको, ये 2 साल में एक बार मीट करते हैं, इट मीट्स ट्विश एनुअली। ट्विश एनुअली मतलब क्या, 1 साल में 2 बार मीट करते हैं, इट मीट्स ट्विश एनुअली। ठीक है, एंड डेवलप्स, एडॉप्ट्स एंड इवेल्युएट्स द ऑपरेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द GEF फाइनेंस एक्टिविटी। एंड ये रिव्यू करते हैं, अप्रूव करते हैं वर्क प्रोग्राम को, और जो डिसीजन होता है वो कंसेंसस यानी कि सहमति के हिसाब से होती है। ये तो सिंपल से आम बातें हैं, तो इतना कुछ हार्ड फास्ट तो चीज़ें हैं नहीं। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सेंटर मैंडेट्स 3 ईयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर सरोगेट मदर्स। सरोगेट मदर्स बेसिकली क्या होते हैं, एक प्रकार से जो इंटेंडेड कपल्स होते हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनको एक प्रकार से ये जो सरोगेट मदर है अपने वॉम्ब को किराए पर एक प्रकार से होता है ना, देते हैं, सो दैट उन्हें एक जो चाइल्ड है वो हो सके। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, उन्हीं के लिए ये आपका जो इंश्योरेंस प्लान है लाया गया है। तो ये डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, बट बिफोर दैट हम सिलेबस देख लेते हैं। तो वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम, इसके अंतर्गत ये कवर होगा। तो ठीक है,
तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने न्यू नोटिफिकेशन लेकर आया है अंडर द सरोगेसी रेगुलेशन रूल 2022। तो इसमें क्या है, जो इंटेंडेड कपल्स हैं, है ना, जिनको बच्चे चाहिए वाया सरोगेट मदर, तो उनको जनरल हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा विच विल बी इन फेवर ऑफ सरोगेट मदर। ठीक है, किन से, तो कोई इंश्योरेंस कंपनी या प्रेजेंट विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ध्यान रखना है, एज इंश्योरेंस पॉलिसी में वो सारे एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे जो भी कॉम्प्लिकेशंस अगर होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान या फिर पोस्ट पार्टम डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस। और जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है किसी भी सरोगेसी प्रोसीजर का जो सरोगेट मदर पर किए जाएंगे वो 3 बार से ज़्यादा नहीं होगा। और साथ ही साथ जो सरोगेट मदर है उनको एबॉर्शन भी अलाउड होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सरोगेसी, बट दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। और वुमेन जो है वो सरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकती है किस कंडीशन पर, अगर उनका मिसिंग यूटेरस है या फिर एबनॉर्मल यूटेरस है या फिर उनके यूटेरस को सर्जिकली रिमूव कर दिया गया ड्यू टू एनी मेडिकल कंडीशंस लाइक गायनोकोलॉजिकल कैंसर। एंड अगर हम बात करें सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 की, तो ये रेगुलेट करता है प्रैक्टिस एंड प्रोसेस ऑफ सरोगेसी इन इंडिया। जैसे फॉर एग्जांपल इसके तहत याद रखना आपको, कमर्शियल सरोगेसी प्रोहिबिटेड है, सिर्फ अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, अल्ट्रिस्टिक यानी कि फैमिली पर्पस के लिए। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स फॉर द इंश्योरेंस कवरेज फॉर द सरोगेट मदर। हाँ, तो इंश्योरेंस कवरेज तो प्रोवाइड करेंगी। साथ ही साथ एक बार जो चाइल्ड बोर्न हो गई फ्रॉम द सरोगेट मदर, तो ये जो है आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड माना जाएगा, किसका, कपल का, इंटेंडिंग कपल का, है ना। एंड जो कपल है, पहली बात तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड इसेंशियलिटी प्राप्त करने होंगे, तभी जाके वो चाइल्ड सरोगेसी के माध्यम से इनेबल हो पाएंगे। एंड सरोगेसी की बात करें तो एक रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिस है जहाँ पर जो थर्ड पार्टी है, जिसको हम सरोगेट मदर भी कह सकते हैं, वो बेसिकली बर्थ देती है टू ए चाइल्ड फॉर द इंटेंडेड कपल। एंड जो रेगुलेशन है सरोगेसी की वो ज़रूरत है बिकॉज सरोगेट मदर्स मल्टीपल चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे एक्सप्लॉयटेशन की बात हो, अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन, अनफेयर ट्रीटमेंट लाइक दैट, ये सब बातें हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पार्शियल डीनोटिफिकेशन ऑफ एसईजेड यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सिंगल विडो इन देश, ड्राफ्ट रिलीज फॉर कंसल्टेशन। तो बेसिकली एसईजेड को या एसईजेड में कुछ चेंजेस लाने की बात चल रही है, तो उसी से रिलेटेड ड्राफ्ट जो है आपका लाया गया है। तो इसके माध्यम से जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको रिवैम्प करने का प्रयास किया जा रहा है। बजट 2022 में भी एसईजेड के बारे में बात हुआ था, और आपको पता है ना एसईजेड जो है वो आपका एसईजेड एक्ट के तहत गवर्न होते हैं। एसईजेड एक्ट 2005 में लाया गया था, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करना, कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना। और एसईजेड क्या होता है, एक प्रकार से ये कह सकते हो कि ये डेलिनिएटेड एक एरिया को डेलिनिएट किया जाता है, और ये ड्यूटी फ्री रीजन होता है, और इसको एक प्रकार से फॉरेन टेरिटरी के रूप में ट्रीट किया जाता है, सो दैट यहाँ पर जो ट्रेड ऑपरेशन है, ड्यूटीज है, टैरिफ्स है, उसको अलग से रेगुलेट करे, है ना, सो दैट हमारा एक्सपोर्ट प्रमोट हो सके। एक प्रकार से एक जोन है जहाँ पर आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें चीज़ें सस्ते में एज ए रॉ मटेरियल यूज करेंगे, और अल्टीमेटली जब वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो उसको एक्सपोर्ट करेंगे, है ना, सो दैट हमारे प्रोडक्ट कम्पिटिटिव हो सके। लेकिन कुछ लिमिटेशन है, ये इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस में आपका कवर होगा, लेकिन कुछ लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन ये है कि अभी जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं वो, मतलब अभी जो आपके एसईजेड है वो एक्सपोर्ट्स पर ज़्यादा फोकस है। जो भी प्रोडक्ट यहाँ बनते हैं उनको एक्सपोर्ट के लिए ही बनाया जाता है। डोमेस्टिक सेल जो है अलाउड नहीं है, अगर डोमेस्टिक सेल किए जाते हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए, और आप देख सकते हो एट प्रेजेंट कंपनी जो प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक मार्केट में सेल करेंगे वो ऑपरेट ही नहीं हो सकते एसईजेड में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो एट प्रेजेंट कंपनी सेलिंग प्रोडक्ट्स इन डोमेस्टिक मार्केट कैन नॉट ऑपरेट इन एसईजेड, बिकॉज एसईजेड लाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि वैसे मैं एक्सपोर्ट बूस्ट करे। ठीक है, दैट्स वाई इनको ड्यूटी फ्री इंसेंटिव दिए जाते हैं, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का प्रोविजंस होता है इनमें। साथ साथ क्या अदर लिमिटेशन है, तो जो अनयूटिलाइज लैंड है एंड जो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है टू यूटिलाइज द लैंड, वो सब भी दिक्कतें क्रिएट करती हैं। और देख लो आप, जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं फॉल हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये एक्सपोर्ट की वैल्यू आप देख लो $102.3 बिलियन, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020 में आपका $112.3 बिलियन था। और अगर हम एसईजेड को
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जोन्स में एज पर द न्यू ड्राफ्ट जो प्रपोज की गई है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या बेनिफिट होगा। तो जो इंडस्ट्रियल यूनिट जो एस्टेब्लिश किए जाएंगे इन रीजन में उनको डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइज कहा जाएगा, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज एंड सर्विस हब्स देश। एंड ये जो है इनको परमिट दी जा सकती है कि डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर सकते हैं। अभी क्या नियम है कि अभी अगर डोमेस्टिक मार्केट में यहाँ से प्रोडक्ट बेचे जाते हैं तो वो जो है SEZ में ऑपरेट नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो वीकनेस है वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म, जो भी परमिशन सब लेनी है वो एक साथ मिल सकती है एक पोर्टल पर, ठीक है। टाइम बाउंड अप्रूवल एंड एम्प्टी स्पेसेस ओवर 100 मीटर स्क्वायर फीट ये डिनोटिफाई किए जा सकते हैं। एंड जो डिस्प्यूट्स है वो रिजॉल्व हो सकता है मेडिएशन या आर्बिट्रेशन के माध्यम से, है ना। ये सब डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, मेडिएशन आर्बिट्रेशन हमने बहुत बार इसे डिस्कस भी किया है। सो फ्रेंड्स आज के डिस्कशन में इतना ही। होप आपको ये आर्टिकल अच्छी लग रही हो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।